नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। धामी मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। पितृपक्ष के बाद कभी भी हो सकता है विस्तार। 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है पितृपक्ष और नवरात्रि के दौरान धामी कर सकते हैं बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री की हाईकमान से मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा। नए विधायकों को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मंत्रिमंडल में नए विधायकों को जगह मिल सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि सभी जिलों का समीकरण भी में साधा जाएगा। तो मुख्यमंत्री जल्दी इसका ऐलान भी कर सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि नवरात्रों के दौरान धामी इसके लिए घोषणा भी कर सकते हैं, जहां पर नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर अब चर्चा तेज हो चली है और सुगबुगाहट भी तेज है। हालांकि समय समय पर जो विधायक हैं वो दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात उनकी जारी है। तो कहा जा सकता है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। तो पितृपक्ष के बाद कभी भी विस्तार हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है धामी के? देखिए विशाल, जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो रही हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, उसी के चलते सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। इस बार भी मंत्रिमंडल जो है विस्तार हो जाएगा और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के तमाम जो चर्चाएं हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व हो चुकी हैं। और इस बार युवाओं को जो है मौका देने और नए चेहरों को मौका देने की बात जो है सामने निकल कर आ रही है। इसी के बीच जो है अगर बात करें तो ये भी माना जा रहा है कि इस दो मंत्रियों की जो है वो छुट्टी हो सकती है, उनके जगह नए चेहरों को शामिल जो है मंत्रिमंडल में किया जाएगा। और अगर मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो क्योंकि पितृपक्ष के बाद कहा जा रहा है तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि नवरात्रों के दौरान जो शारदीय नवरात्र होंगे उस दौरान जो है मंत्रिमंडल के विस्तार को किया जाएगा और सूची जो है वो सामने आ जाएगी। यानी कि उस दौरान जो बड़े लंबे समय से चली अटकलें हैं उन पर विराम लग सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से बात निकल कर सामने आ रही है तो पितृपक्ष के बाद जो नवरात्रि है उन पर उस दौरान जो है किस तरह की लिस्ट निकल कर सामने आती है, किन नए चेहरों को मौका मिलता है, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होता है। जी लेकिन अभी क्या कुछ सुगबुगाहट भी है योगेश, और क्या माना भी जा रहा है कि किस किस जिले से किस किस को जिम्मेदारी भी दी जा सकती है? हाँ, देखिए जिस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई तो देखा जा रहा है कि तमाम विधायक जो है अब लगातार मुख्यमंत्री के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरह से मुलाकात तेज हुई है इससे निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि जो है सब शामिल किया जाए। लेकिन अगर नामों की चर्चाओं की बात करें तो जिस तरह से चाहे हरिद्वार जिले की बात करें तो मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा का नाम निकल कर सामने आ रहा है कि इनमें से किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। रुद्रप्रयाग से आसन नौटियाल और भरत चौधरी में से एक को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। या फिर अगर 33% के महिला आरक्षण की बात करें तो आसन नौटियाल की और लॉटरी जो है मंत्रिमंडल में शामिल करके खुल सकती है। और वहीं अगर हम जो है अन्य चेहरों की बात करें तो उसमें खजान दास का नाम भी निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि पूर्व में मंत्री रहे हैं तो ऐसे में उनका अनुभव भी अच्छा है और को शामिल जो है किया जा सकता है। देहरादून शहर से वो आते हैं सीट से, तो निश्चित तौर पर उनको भी जो है इसमें शामिल करने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा श्रीधर भगत हो, चाहे फिर विनोद खंडारी हो, चाहे राम सिंह खेड़ा हो, ये युवा चेहरे भी जो है इनके नाम भी निकल कर सामने आ रहे हैं। हो सकता है इनमें से भी जो है किसी को शामिल किया जाए, लेकिन किन नए चेहरों को इस बार जो है मौका मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चर्चाएं बड़ी तेज है, सुगबुगाहट तेज है और सभी अपने अपने समीकरण जो है सामने में लगे हुए हैं। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की नैनीताल में नैना देवी मंदिर में विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ ही कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा अपने ससुराल से अपने मायके यानी कुमाऊं की धरती पर पधार गई हैं। नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं को भक्तों के दर्शन के लिए सुबह खोल भी दिया गया है। सुबह 3 बजे से नैनीताल के माता मंदिर में माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने के लिए नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी हुई है।
पे मुझे बहुत आस्था है। मतलब मैं 12 बजे से वेट कर रही थी, पूरा 12 बजे से मैं वेट कर रही थी कि कब जाके पर्दा खुले और मैं माँ को देखूं, मतलब साक्षात उनके दर्शन करूं। ऐसा लग रहा था कि माँ सामने ही बैठी हैं। माँ मेरी चारों तरफ, मुझे ऐसा फील हो रहा था चारों तरफ बस मैया बैठी हुई है मेरे। और हमारे वहाँ जो मानते हैं, यहाँ कुमाऊँ में माता को ही मानते हैं। यहाँ की जो कुलदेवी है वो नैना माता है। हम लोग 12 बजे से ही आ जाते हैं, मतलब मैक्सिमम 12:30 हम यहाँ पहुँच जाते हैं। आने के बाद बस हम इंतज़ार करते हैं कि कब माता से उतने बीच में हमें ऐसा लगता है कि मैया हमारे बीच में ही है और बस आने वाली है। और जैसे ही पर्दा खुलता है और ऐसा लगता है कि मैया सामने ही आ गई है। बहुत अच्छा, मैं अपनी जो भी मुझे फील होता है ना, मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा लगता है। मुझे बहुत ही खुशी होती है, बहुत इंतज़ार रहता है हमें इस टाइम का कि कब हम माता के दर्शन करें और मैया हमारे वहाँ आए। कहते हैं कि हर साल, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि हर साल ऐसा हो और भी हम अच्छे से नैना माता उत्सव मनाएं। या नंदा अष्टमी जो है, नंदा मैया यहाँ की हमारी गाँव की कुल देवी है और उसके लिए हमें पूरे साल भर इंतजार रहता है। तो सभी भक्तों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, सज्जन सराब आए हुए हैं। हम खुद भीमताल से 12:30 बजे वहाँ से आ गए हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ माँ के उसमें सभी भक्तिमय हो रहा है, पूरा प्रांगण पूरा भक्तिमय हो रहा है। और आप सभी को नंदा अष्टमी की शुभकामनाएं। बोले नंदा सुनंदा मैया की जय। मैया का तो साल भर से इंतजार रहता है और मैया तो ऐसे हमेशा यहाँ पे रहती है। बस ये है कि मूर्ति की स्थापना हो रही है, उनको देख रहे हैं फिर उनका हो जाता है और विसर्जन हो जाता है इनका। तो माँ तो हमेशा यहाँ पर रहती है, हमको इनका इंतजार रहता है। इतने दिन बच्चे भी खुश रहते हैं, मेला झूला वूला लगा रहता है, तो सब खुश है, बड़े भी खुश, छोटे खुश, सभी लोग खुश है। यहाँ पे हम लोग सुबह 12 बजे घर से आ गए थे। हमें 10-15 मिनट लगते हैं हमको यहाँ पे आने में। 12-15 में यहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग और यहाँ से तब से हमने कीर्तन करे, हमेशा करते हैं, ऐसे करते आ रहे हैं। और उसके बाद भी पूजा करी हमने, पूजा करी है। हाँ, अच्छा लगा है, ये दिन हमेशा याद रहता है। और माँ यहाँ पे आके हम नंदा सुनंदा मैया से जो भी मांगते हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं। हम नैना मैया, नंदा सुनंदा मैया हमेशा यहाँ पर हैं, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। माया जगदम्बा नंदा सुनंदा की आज प्राण प्रतिष्ठा प्रातः काल 2:15 बजे से प्रारंभ हो गई थी और यहाँ पर 4:30 बजे पूरी हुई। 4:30 बजे पूरे होने के बाद जनता के दर्शनार्थ यहाँ पर दरबार को खोल दिया था। आज के प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान पद्मश्री अनूप शाह जी थे और उनके परिवार थे। और भगवान के बाद सीधे यहाँ पर जो मेरा इस चैनल के माध्यम से लोगों से यह अपील है, लोगों से यह प्रार्थना है कि आस्था का सैलाब चल रहा है लेकिन उसमें भाव में कमी है। भाव में जब कमी होती है, जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, जो भजन हम गाते हैं वो भजन से केवल हमारे कानों को प्रिय लगता है, वो आत्मा को नहीं झकझोरता है। भजन आत्मा को कथाएं ही झकझोरती हैं, भजन केवल कान को पवित्र करता है। आपकी तरंगा है, आप नाचिए। तो उसी प्रकार से हमको अपने संस्कारों के अंदर जो हमारे संस्कार हैं, वो संस्कारों में भी जो हमारे पूर्वांचल के संस्कार हैं, उत्तराखंड के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को लेकर के चलेंगे तो ये तो देवभूमि है, देवताओं का वास है, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी यहाँ, न अन्न की, न धन की, न किसी प्रकार की। लेकिन जो मुख्य है, हमको अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना है। जब संस्कार होंगे तब हम अपना कार्य करेंगे और कार्य करने से धर्म हमारा आगे को बढ़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब बदले में धर्म हमारी रक्षा करेगा। और ये जो महामाया जगदम्बा है, ये प्रकृति है, इस प्रकृति का हमको संरक्षण करना है, संवर्धन करना है। जैसे प्रकृति ने इतना अच्छा हमें सरोवर दे रखा है, इस सरोवर की हमें रक्षा करनी है। तो इन्हीं सब बातों से मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमको अपने अंदर एक सत्य का तेज लाना है और सत्य के तेज से ही इस संसार को चलाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको मां नंदा सुनंदा महोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ और भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में रिद्धि सिद्धि हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो।
कुछ दिन पहले कमल बोरा ने अनियमितता उजागर करने के लिए ब्लॉक कार्यालय कोटाबाग में ज्ञापन सौंपा था। साथ ही पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान पर कई आरोप भी लगाए थे। उसी क्रम में पतलिया ग्राम वासियों ने पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के नेतृत्व में पंचायत कर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। कोटाबाग ब्लॉक ग्राम पतलिया प्रधान भावना तिवारी ने मानसिक उत्पीड़न करने पर कार्रवाई की मांग की है। कोटाबाग ब्लॉक के ग्राम सभा पतलिया में ग्राम प्रधान भावना तिवारी एवं पूर्व प्रधान दीपचंद तिवारी ने ग्राम सभा में एक बैठक आयोजित की है, जिसमें ग्राम सभा के एक व्यक्ति कमल बोरा ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि धूमिल करने और अनर्गल आरोप लगाने की बात भी कही गई है। मुझे याद है मैंने 10 साल काम किया, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो तब कहाँ थे? आज मतलब ये मैं तीसरा चुनाव जीत रहा हूँ तो तब इनको याद आ रही हाँ, तो आज तक कहाँ थे? हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनकी जांच हो और जो मेरा ये ऐसा इधर सोशल मीडिया में ये मेरा गलत प्रचार कर रहा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधान रहे, पहली बार तिवारी जी रहे, दूसरी बार मैं निर्विरोध चुनी गई, तीसरी बार हम नहीं उठ रहे थे चुनाव के लिए, लेकिन जनता ने हमको सहयोग दिया और 400 वोटों से हमको जिताया। और फिर भी ये लोग कह रहे कि भ्रष्टाचार किया। क्या भ्रष्टाचार किया हमने? क्या वो किया? और कह रहे कि जांच करवानी है। 10 साल तक ये लोग कहाँ थे जांच करवाने के लिए? अब इनको याद आ रही है, अब करो, आखिर को करो, जाँच करो, करके दिखाओ। और क्या कहते हैं, हमने जनता का विकास पहले भी किया है, हम आगे भी करेंगे। इस कार्यकाल में अगर कोई मानसिक पीड़न हो तो इसके जिम्मेदार खुद उपयोगी व्यक्ति रहेगा। देखिए 2014 से लगातार दीपचंद तिवारी जी प्रधान बने आ रहे हैं और इनने हमारे गांव में ग्राम सभा में काफ़ी विकास कार्य करे हैं। ये जो लोग हैं जो इनकी छवि धूमिल कर रहे हैं, फेसबुक में अनर्गल बातें लिख के, सोशल मीडिया में अनर्गल बातें लिख के गाँव की छवि खराब कर रहे हैं, गाँव के विकास कार्यों में रोड़ा कर रहे हैं। और अगर किसी को जवाब मांगना हो ITI के तहत मांग सकता है जवाब, उसे जवाब देंगे, प्रशासन से देंगे। ये जो इनकी हमारी छवि खराब करी जा रही है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। हम अपने प्रधान जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। हमारे प्रधान जी इतने अच्छे हैं, हमारे गांव का इतना विकास कर रखा है 2 सालों में। अब इस साल तीसरी बार बने हैं। जब ये इनका कार्य ही नहीं होता तो तीसरी बार बनते? अब ये बताओ, क्या कहते हैं, हमारे प्रधान जी ने इतना अच्छा कार्य किया कर रखा है, तब तो तीसरी बार बने हैं। मैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो हमारे पूर्व प्रधान दीपचंद तिवारी जी हैं और भावी प्रधान भावना तिवारी जी हैं। उनके खिलाफ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज से ही नहीं, हम चुनाव से देखते आ रहे हैं। यहाँ पे उनके लिए बहुत अपशब्द बातें कही गई है, जबकि उसके बाद तिवारी जी ने अपनी प्रतिक्रिया ना देते हुए चुनाव को अच्छे से निपटाया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। आज यह ITR के माध्यम से, दुनिया भर की चीज़ों के माध्यम से कहते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। आज जब ये चुनाव में इनको इतनी तगड़ी हार मिली है, जनादेश ने इनका समर्थन नहीं दिया है, तो उसके बाद ये आज गांव के काम को, विकास को रोकना चाहते हैं और उन सब चीज़ों के लिए अपने भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पर मैं इनको इतना बताना चाहता हूँ, जनता का समर्थन पहले भी और आज भी तिवारी जी के साथ है। और अगर ऐसे ही हमारे प्रधान के ऊपर इनका जो षड्यंत्र चल रहा है, चलता रहा, तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो और तिवारी जी के साथ पूरी जनता खड़ी है। जैसे ही विकास कार्यों को ये रोकना चाहते हैं, ये विकास कार्य अब नहीं रुकेंगे, मेरा कहना है। उत्तराखंड में इन दिनों कुदरत का कहर जारी है। कई बादल फटने तो कभी अतिवृष्टि की वजह से कई लोगों की जान चली गई। कई लोग अब तक लापता हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति भयावह है और लोगों में डर का माहौल भी हो गया है। चारों तरफ तबाही की तस्वीरें हैं जो कि काफ़ी डरावनी और विचाराधीन हैं। विचारणीय इसलिए क्योंकि साल दर साल उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इस बार के मॉनसून में पहाड़ जहां जिस तरह से दरक रहे हैं, उसने न सिर्फ उत्तराखंड को गहरे जख्म दिए बल्कि कई सवालों को जन्म दिया है। इस बरसात में अब तक अतिवृष्टि होकर बादल फटने के कारण भूस्खलन, नदियों की बाढ़ रूपी आपदा से अब तक राज्य के अलग अलग जिलों में 75 जिंदगियां चली गई हैं, जबकि 100 से अधिक लोग इसमें घायल हुए, 95 लापता है। पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ है। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है। राहत बचाव कार्य को तेजी से करने का और रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, STRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, सहायता और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। कहीं नदियों पर बने तटबंध, सुरक्षा दीवार और चेक डैम बह चुके हैं, तो वहीं सैकड़ों की संख्या में पुल भी बह चुके हैं। सिंचाई नहर, गुलो,
पेयजल योजनाओं और विद्युत लाइनों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसे देखते हुए राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों से क्षति का ब्यौरा मांगा। अभी तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें 2500 करोड़ से अधिक की क्षति का अनुमान है, जबकि ये आंकड़ा अब भी और बढ़ सकता है। अब इन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए केंद्र सरकार से मदद की आस है। वो हमारा सेकेंडरी चीज़ है। राहत सहायता की बात है, हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जब भी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ भी उनसे कहा है या उनसे हमने अनुरोध किया है तो उन्होंने हमेशा हमको भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर सहायता दी है। इस बार क्योंकि क्षति का आकलन होगा, उसका एक प्रोसीजर है, उनकी टीम आएगी भारत सरकार की, वो टीम उसका जो क्षति का आकलन करेगी, उसके बाद रिपोर्ट बनाकर संयुक्त रूप से भेजेगी और हमें पूरा भरोसा है और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि हर संभव माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमको आपदा के समय में पूरी मदद करेंगे। इस मॉनसून में अब तक की तस्वीरें देखें तो मई से राज्य लगातार ही आपदा से जूझ रहा है। सीएम के आदेश पर विभागों ने आपदा में हुई क्षति का ब्यौरा भेजना शुरू कर दिया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 75 व्यक्तियों की गई जान, 107 लोग हुए घायल, 95 व्यक्ति है लापता, 1431 पशुओं की मौत, 33 गौशालाएं आपदा की चढ़ी भेंट, 226 आवासीय मकान ध्वस्त, 71 घर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त, 1828 घरों को आंशिक नुकसान, 193 हेक्टेयर कृषि भूमि तबाह। काफी क्षति पहुंची हुई है। क्षति का आंकड़न एस्टिमेट विभागवार शासन को जाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ चमोली जनपद की जनता को, खासतौर पे थराली देवाल के क्षेत्र में जहाँ आपदा आई है, कि हम उन आपदाओं के लिए जो जो क्षतिपूर्ति की धनराशि है उसको दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन क्योंकि अब प्राकृतिक आपदा ये मनुष्य द्वारा केवल उसके आपदा के बाद की जितनी आवश्यकता है उसको ठीक प्रकार से उसका समाधान यथा समय हो सके, उसके लिए सब लोग प्रयासरत हैं। जिला प्रशासन लगा हुआ है, हमारे विधायक जी, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सब इस काम पर लगे। मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्द हम इस आपदा से कि इस भाव से बाहर निकलेंगे। अभी तक 7 प्रमुख विभागों के आंकड़ों को ही देखें तो क्षति का आंकड़ा लगभग 2000 करोड़ के आसपास बैठ रहा है। सभी विभागों से ब्यौरा मिलने और जारी बारिश पर रहने पर ये नुकसान और ज्यादा हो सकता है। विभागवार अब तक जो आंकड़े सामने आए उसमें लोक निर्माण विभाग 554.38 करोड़, ऊर्जा विभाग 448 करोड़, सिंचाई विभाग 445 करोड़, पीएमजीएसवाई 415 करोड़, पेयजल विभाग 90 करोड़, लघु सिंचाई 35 करोड़, पंचायती राज 10 करोड़ का नुकसान हुआ। उत्तराखंड हर साल आपदा का दंश झेलता है, लेकिन इस बार आपदा की वजह से कई जिलों में ज्यादा नुकसान पहुंचा। कई लोगों की जान चली गई तो कई लोग लापता हैं। कई परिवारों का सब कुछ बर्बाद हो गया और सरकार से आस लगाए बैठे हैं। और राज्य सरकार केंद्र से मदद की उम्मीद में है, जो हमेशा करती आई है। उम्मीद है कि इस बार नुकसान की भरपाई में केंद्र सरकार राज्य के साथ खड़ी होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट ऑनबिल टीवी। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया है पुष्कर सिंह धामी, जो विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह गंभीरता के साथ काम कर रही हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी कैबिनेट मंत्रियों के काम करने की तैयारी सही नहीं है। यही वजह से राज्य के ज्यादातर इलाकों में सड़कों की स्थिति खराब है। इस रिपोर्ट में देखिए। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक की चोमेल मऊ सड़क की बदहाली पर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। चोमेल क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अजय बिष्ट ने बताया कि सड़क में इतने बड़े गड्ढे बने हुए हैं जो दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। खराब सड़क की वजह से जनता परेशान है और लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज अपनी दुनिया में मस्त है।
चौमेल से मऊ सड़क है, इसकी स्थिति काफ़ी जीर्ण शीर्ण है, कई जगह डैमेज है और कम से कम आधे फीट के लगभग गड्ढे पड़े हैं। और जो मोड़ों पे हैं वो दुर्घटनाओं को इसलिए खतरा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो लोडेड गाड़ियाँ जा रही हैं तो वो मजबूरन उतनी उन गड्ढों में न चलते हुए थोड़ा बाहर चल रही हैं वो रॉन्ग साइड को। तो मेरा PWD विभाग से निवेदन है कि उन गड्ढों को या पेच वर्ग के माध्यम से सही किया जाए, उनमें जल्द से जल्द कार्य होना चाहिए क्योंकि वो बड़े स्तर में दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अजय बिष्ट बताते हैं कि सड़क में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि मोड़ों पर बड़े गड्ढे बने हुए हैं जिस कारण वाहन रॉन्ग साइड चलने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा सड़क पर मोड़ों में कई जगह आधे फीट के गहरे गड्ढे बने हुए हैं। वाहन चालक अपनी साइड छोड़कर दूसरी साइड चलने पर मजबूर हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है तो विभाग की ही इसमें सारी गलतियां मानी जाएंगी क्योंकि उसमें विभाग ने काफ़ी लंबे समय से वो गड्ढे बने हुए हैं। अभी तक मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम से जब से उसमें डामरीकरण का कार्य है उसके बाद उसमें कोई सुधारीकरण कुछ हुआ है या पेच वर्क हुए हैं क्योंकि उसमें बहुत बड़े गड्ढे हुए हैं और मोड़ों पे ही वो गड्ढे बने हुए हैं, इसलिए दुर्घटनाओं होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है उसमें। उस क्षेत्र में लगभग 7 ग्राम पंचायतें हैं तो उसमें जल्द से जल्द हो जाना चाहिए क्योंकि कम से कम बहुत सारे यहाँ शिक्षक लोग जाते हैं, आंगनबाड़ी मैडम लोग जाते हैं और कई ये टैक्सी चालक उसमें चलते हैं और कई ये क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इस टाइप का जो रेता पत्थर इस टाइप की गाड़ियाँ जाती हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उस रोड को जल्द से जल्द सही किया जाए क्योंकि कोई दुर्घटना हो सकती है उसमें। अजय बिष्ट के मुताबिक चौमेल की लगभग सभी सड़कों की हालत खराब है जिसमें चौमेल रेगरू सड़क की हालत भी खराब है। अजय बिष्ट ने संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग से सड़क के गड्ढे भरने की मांग की है क्योंकि अजय बिष्ट का कहना है कि किसी भी दिन इस सड़क पर बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है सड़क मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश देते हैं और उनके कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं कि उनको सड़क की स्थिति दिखती ही नहीं। सच तो यह है कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज की कार्यशैली पर अवसर सवाल उठते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।